Dear students, welcome to my YouTube channel, मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज इम्फैटिक। हम लोग आज इम्फैटिक पढ़ने जा रहे हैं और इसके कंसेप्ट को भली भांति हम लोग समझेंगे। इम्फैटिक सेंटेंसेज और नॉर्मल सेंटेंसेज जो हिंदी में होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ। मैं एक पुस्तक पढ़ता तो हूँ, मैं एक पुस्तक अवश्य पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक ज़रूर पढ़ता हूँ, ये इम्फैटिक हुआ। अगर पास्ट इंडिफिनिट में कहा जाए, हम लोग क्रिकेट खेले, हम लोग अवश्य क्रिकेट खेले, हम लोग ज़रूर क्रिकेट खेले, हम लोग क्रिकेट खेले, तो ये इम्फैटिक सेंटेंस हो गया। नॉर्मल सेंटेंस हो गया, हम लोग क्रिकेट खेले। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ आओ, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। यहाँ आओ तो, यहाँ ज़रूर आओ, यहाँ अवश्य आओ, ये इम्फैटिक सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग रिटन और स्पोकन इंग्लिश में धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। और इम्फैटिक सेंटेंस जो होते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है जोरदार या बलाघात। सबसे पहले देखें कि इम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज इम्फैटिक? इम्फैटिक क्या है? जो शब्द क्रिया पर बल देता है उसे हम इम्फैटिक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इस प्रकार डिफाइन करेंगे, द वर्ड विच प्लेसेस emphasis on the verb is called emphatic. The word which places emphasis on the verb is called emphatic. जो शब्द क्रिया पर बल प्रदान करता है, बल देता है, उसे हम emphatic सेंटेंस कहते हैं। तो देखें, मुख्य क्रिया के पहले हम डू, डज, डिड लगा करके कुछ वाक्यों का इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। तो देखें, नोट है कि डू, डज, डिड के बाद वर्ब हमेशा बेस फॉर्म मूल रूप में होना चाहिए। तो देखें, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हम देखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस, सामान्य वाक्य, जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, नॉर्मल सेंटेंस हुआ। वी हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद करते हैं। सी नोज मी, वह मुझे जानती है। अगर इसे इम्फैटिक बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस बेस पर हम, इस स्ट्रक्चर पर हम इम्फैटिक प्रेजेंट इंडिफिनिट का बना देते हैं। तो देखिए, इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, और यहाँ इम्फैटिक बनेगा स्ट्रक्चर के आधार पर, सब्जेक्ट डू डज वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर करता है, ही, सी, इट या कोई नाम है एक, तो उसके साथ हम डज वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, डज प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन का करता है आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, जैसे कि दे, या एक से अधिक नाम है, जैसे कि राम एंड श्याम, या बहुवचन के करता है बॉयज गर्ल्स, उसके साथ डू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, इसका इम्फैटिक हम करेंगे आई डू गो देयर, सब्जेक्ट डू डज वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, मैं वहाँ जाता हूँ, आई डू गो देयर। इसका हिंदी हो जाएगा, मैं वहाँ अवश्य ज़रूर जाता हूँ, मैं वहाँ जाता तो हूँ। इस तरह इसका इम्फैटिक हो गया डू लगने से। दूसरा सेंटेंस जो है, सेकेंड सेंटेंस, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, इसे इम्फैटिक बनाएंगे। तो ही थर्ड पर्सन है, इसके साथ डज का प्रयोग कर देंगे, ही डज स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी जरूर अवश्य बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता तो है, ये इम्फैटिक सेंटेंस हो गया, नॉर्मल से इम्फैटिक में बदल गया। थर्ड सेंटेंस है कि वी हेल्प यू, हम लोग आपकी मदद करते हैं। अगर इसे इम्फैटिक बनाएंगे तो कहेंगे वी डू हेल्प यू। वी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है
तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। बेस फॉर्म वी डू हेल्प यू, हम लोग अवश्य आपकी मदद करते हैं, हम लोग ज़रूर आपकी मदद करते हैं, हम लोग आपकी मदद करते तो हैं। इस प्रकार हो गया ये इम्फैटिक नॉर्मल से। और चौथा सेंटेंस है 4 नंबर, सी नोज मी, वह मुझे जानती है। इसे इम्फैटिक बनाएंगे तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का बेस फॉर्म सी डज नो इंग्लिश। और हिंदी में हो जाएगा वह अंग्रेजी जानती तो है, वह अवश्य अंग्रेजी जानती है, वह ज़रूर अंग्रेजी जानती है। तो ये हो गया आपका इम्फैटिक सेंटेंस। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंसेज नॉर्मल से इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट टेंस का इम्फैटिक कैसे बनाते हैं। नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहले हिंदी में। तो नॉर्मल सेंटेंस में देखें, राम टोल्ड अ लाई, राम ने झूठ बोला, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। वैसे ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहा या वह जाना चाहता था। और थर्ड सेंटेंस है कि वी प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेले। और फोर्थ सेंटेंस है आई बॉट ए पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदी या खरीदी। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और डीड का प्रयोग करते हैं। कोई भी किसी प्रकार का भी सब्जेक्ट हो तो डीड का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे, तो इसका इम्फैटिक हो जाता है। तो देखें इसका इम्फैटिक, राम टोल्ड अ लाई, राम ने झूठ बोला। इसका इम्फैटिक राम डिड टेल अ लाई, राम ने झूठ बोला तो, राम ने अवश्य झूठ बोला, राम जरूर झूठ बोला। ये इम्फैटिक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहा। इसका इम्फैटिक करेंगे ही डिड वांट टू गो, वह जाना चाहा तो, वह जरूर जाना चाहा, वह अवश्य जाना चाहा। ये इम्फैटिक सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस है कि वे प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेले। ये नॉर्मल सेंटेंस है, हम लोग क्रिकेट खेले। इसका इम्फैटिक करेंगे वी डिड प्ले क्रिकेट, वी डिड प्ले क्रिकेट। हिंदी में हो जाएगा हम लोग क्रिकेट खेले तो, हम लोग अवश्य क्रिकेट खेले, हम लोग ज़रूर क्रिकेट खेले। और लास्ट सेंटेंस है अंतिम, आई बॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदी। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इम्फैटिक में हो जाएगा आई डिड बाई अ पेन। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आई डिड बाई अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी तो, मैंने अवश्य एक कलम खरीदी, मैंने ज़रूर एक कलम खरीदी। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले वाला का ही, प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी, पास्ट इंडिफिनिट दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव हैड का प्रयोग हुआ हो, उसका इम्फैटिक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगर जब हैज हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ हो तो उसे इम्फैटिक बनाने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव हैज हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ हो, ऐसे वाक्यों का इम्फैटिक बनाने के लिए हम हैव को डू हैव और हैज को डज हैव तथा हैड को डिड हैव में बदल देते हैं, तो उसका इम्फैटिक बन जाता है। जैसे देखें नॉर्मल सेंटेंस, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, नॉर्मल सेंटेंस है। इम्फैटिक करेंगे इसे तो आई डू हैव अ बुक, मेरे पास ज़रूर एक पुस्तक है, मेरे पास अवश्य एक पुस्तक है, या मेरे पास एक पुस्तक तो है। दूसरा सेंटेंस है कि ही हैज अ पेन, उसे एक कलम है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इम्फैटिक में हो जाएगा ही डज हैव अ पेन, उसे एक कलम तो है, उसे ज़रूर एक कलम है, उसे अवश्य एक कलम है। और पास्ट में देखेंगे तो सी हैड अ काऊ, उसके पास एक गाय थी। इसे डिड में चेंज करेंगे, डिड हैव में, सी डिड हैव अ काऊ, उसे एक गाय तो थी, उसे ज़रूर एक गाय थी, उसे अवश्य एक गाय थी। इस प्रकार अगर हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो इस तरह हम इम्फैटिक बना लेते हैं। अब देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फैटिक, यहाँ छूट गया है, इम्फैटिक बनाने के लिए
वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का अगर इम्फैटिक बनाना हो तो वर्ब के पहले डू का हम प्रयोग कर देंगे। इम्फैटिक सेंटेंस क्या है? जिस वाक्य से सलाह, आदेश, अनुरोध का बोध हो वे इम्फैटिक होते हैं। ऐसे सेंटेंस प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ पेन, इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो देखें नॉर्मल सेंटेंस, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस देखेंगे। वहाँ जाओ, गो देयर, इसे अगर इम्फैटिक करना है तो डू गो देयर, वहाँ अवश्य जाओ, वहाँ जरूर जाओ, वहाँ जाओ। तो दूसरा सेंटेंस है कि कम टुमारो, कल आओ, ये नॉर्मल सेंटेंस है। इम्फैटिक में डू कम टुमारो, कल जरूर आओ, कल अवश्य आओ, कल आओ। तो और तीसरा सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, ये नॉर्मल सेंटेंस है। इम्फैटिक में करेंगे तो प्लीज के बाद डू का प्रयोग करेंगे। प्लीज डू हेल्प मी, कृपया मेरी अवश्य मदद करें, कृपया मेरी जरूर मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। तो इस प्रकार हम लोग प्रायः इम्फैटिक सेंटेंस जो डू डज से बनते हैं उसे हम लोगों ने भली भात समझ लिए। अब फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें भी इम्फैटिक बनता है। जैसे कि आई शैल हेल्प यू, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर इसे इम्फैटिक बनाना हो तो शैल के जगह विल कर देंगे। आई विल हेल्प यू, या तो लिखेंगे आई शैल डेफिनेटली हेल्प यू, इस तरह भी कर सकते हैं। वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर इसे इम्फैटिक करना है, वह कल अवश्य आएगा, इस तरह कहना है तो ही शैल कम टुमारो कहेंगे। अगर विल की जगह शैल कर देंगे, या तो लिखेंगे ही विल डेफिनेटली कम टुमारो, डेफिनेटली का प्रयोग कर देंगे तो इम्फैटिक हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।